चलो ध्यान से सुनो और समझो। विद्युत रसायन, समझो क्या हो विद्युत रसायन। चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, इंग्लिश में नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ELECTROCHEMISTRY, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम है। ठीक, विद्युत रसायन क्या हो, दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक भाग तो उसका होगा विद्युत अपघटनी चालन, दूसरा ध्यान से सुन लेना, सारा सुनूंगा क्या बताया गया कि एक भाग तो उसका इस चैप्टर का जो पहला वाला भाग होगा, चैप्टर को दो भागों में बांट लेते हैं। पहले वाला जो भाग है ना इसका, उसका नाम है विद्युत अपघटनी चालन। विद्युत अपघटनी चालन, सबका मतलब समझाऊंगा। विद्युत अपघटनी चालन, विद्युत अपघटनी चालन इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, इलेक्ट्रो ELECTRO, इलेक्ट्रोलाइट LIGHT, लाइट कंडक्टर CONDUCTOR, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। दूसरा हमारा, दूसरे नंबर पर जाओ, विद्युत रासायनिक सेल, इसका नाम है विद्युत रासायनिक सेल। दूसरे वाले का विद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ELECTRO, इलेक्ट्रोकेमिकल CHEMICAL, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल CELL, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो विद्युत अपघटनी चालन दूसरे भाग का नाम है इसका विद्युत रासायनिक सेल। तो ये पहला भाग है चैप्टर का, ये दूसरा भाग है। अभी हम पहला भाग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर को दो भागों में बांट लेते हैं, विद्युत अपघटनी चालन और विद्युत रासायनिक सेल। पढ़ेंगे किसके बारे में, मोटा मोटा कच्चा खाका दे दूँ उसका। विद्युत रासायन का मतलब नाम क्या है, कहना क्या चाह रहा है, यूँ कहना चाह रहा है चैप्टर, पता क्या कहना चाह रहा है, यूँ कह रहा है जो भी हमारे पदार्थ हो, ये तो नाम सुना होगा तुमने। विद्युत अपघटनी चालन का मतलब अगर हम कोई पदार्थ हमारे पास और वो ऐसा पदार्थ हो लिक्विड फॉर्म में, तरल रूप में, जैसे दर पानी होगा, जैसे हम नमक का घोल हुआ हमारे पास, समझ नहीं बात है, जैसे हमारे पास हुआ कोई HCl हुआ, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, H2H तेजाब हुआ, वो भी हमारे पास ये हमारे पता क्या हो, ये हमारे चालक हो, विद्युत अपघट्य चालक हो। ठीक, जो जल में आसानी से घुल जाते हैं विद्युत अपघट्य चालक हो, जो जल में आसानी से घुल जाएंगे ना वे विद्युत अपघट्य चालक हो। इनके अंदर धारा कैसे प्रवाहित होगी, करंट कैसे जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे पहले वाले भाग में। दूसरा, उस करंट का उपयोग करके हम कैसे एक सेल बना देंगे, वो सेल के अंदर ना एनर्जी सेव करके रखेंगे, वो एनर्जी जो सेव करके रखेंगे बाद में काम आ जाएगी। जैसे तुमने देखा सोलर लाइट हो, दिन में तो पता क्या करेगी वो सोलर लाइट बता रहा हूँ, दिन में सोलर लाइट पता क्या करेगी, सारी एनर्जी ग्रहण करेगी। ऊपर तो विद्युत, उसके जो बाहर तो ऊर्जा आ गई ना, वह विद्युत ऊर्जा, बाहर से ऊर्जा आ गई, उस विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर सेव करके रख लेगी और फिर रात को ना उसका उपयोग कर देंगे। फिर रात को फिर चांदना होगा चारों तरफ। ऐसा करके हम समझेंगे सेल के बारे में, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, सेल कैसे हो, कौन कौन से सेल हो, कैसे सेल बने हुए, इसका बहुत काम है। आज इस चीज़ ने दुनिया पलट दी। आज तुम्हारे पास जो मोबाइल फ़ोन है ना, उसमें सेल का ही उपयोग हो रहा है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है हम कि पहली बार जो सेल बनाया गया वो कैसे बनाया गया। अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है तो सारे फ़ोन अधूरे हैं, ये घड़ी भी सब अधूरे है। जो चार्ज होकर चल रहा है, जो कोई भी चीज़ हो, फोन हो, माइक हो, कुछ भी हो, इनके सब के अंदर सेल का प्रयोग हो रखा है। मेरे पास जो माइक है ना, जो चल रहा, इसके अंदर सेल पड़ी हुई, वो सेल पहले क्या हो, चार्ज होगी, वह चार्ज विद्युत चार्ज होगी, वह विद्युत चार्ज होकर फिर इसके अंदर एनर्जी सेव हो जाएगी। और जब तक एनर्जी इसके अंदर रहेगी, जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो डाउन हो जाएगी। ये ग्रीन जो लाइट है ना इसके अंदर जल रही, वो भी सब गायब हो जाएगी। समझ नहीं बात। लेकिन पहले हमें ये समझना जरूरी, पहली बार जो सेल बनाया गया वो कैसे बनाया गया, वो बहुत बड़ा काम है। जो पहली बार सेल बनाया गया वो कैसे बनाया गया, इस दूसरे भाग में समझेंगे। पहले भाग में हम क्या समझेंगे, पहले भाग में हम समझेंगे कहाँ कहाँ तो करंट जा सकता, कहाँ कहाँ करंट नहीं जा सकता। ये जानना भी बहुत जरूरी। वे कौन कौन से पदार्थ है जिसमें करंट चला जा, और वे कौन कौन से पदार्थ है जिसमें करंट जाता ही नहीं। समझ में आया बात है। इस पहले भाग में ये जानेंगे। इस उद्देश्य के साथ नहीं पढ़ना कि पेपर वहाँ का, इस उद्देश्य के साथ पढ़ना कि कुछ नया सीखने वाले जो हमें नहीं पता था बताइए। समझ में आया बात है। और ये पढ़ाई है, जितनी बार पढ़ोगे इतनी बार तुम्हें नया मिलेगा, जितनी बार पढ़ोगे इतनी बार तुम्हें नया मिलेगा। ये पढ़ाई की खास बात हो, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। सही बात है। बस जिंदगी में एक ही बात याद रखना, दोबारा फिर मैं कहता हूँ, जिंदगी में वो गलती कभी मत करना जो तुम दोबारा कर चुके, जो पहले कर चुके तुम। ऐसी गलती कभी दोबारा मत करना। जो तुमने 10th क्लास में गलती करी हो 12th में मत करना। मान लो तुम 10th में तुमने लापरवाही दिखाई दी, फिर 12th में तुम लापरवाही दिखाई तो नंबर कमाने तय है। या तुमने आसपास अपने जीवन में कोई गलती करी होगी, उस गलती को दोबारा करने की कोशिश भी मत करना। सही बात है, नहीं तो अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए मौका मिला तुम तो विद्युत अपघटनी चालन और विद्युत रासायनिक सेल। तो चैप्टर के कितने भागों में बताओ, पहले 2।
पढ़ना तसल्ली से, जितने पढ़ना डंके की चोट पर पढ़ना, पढ़ने चाहिए 8 चैप्टर, लेकिन ये खड़े होकर कहना 8 के 8 में तो कुछ भी पूछ लो, ऐसा पढ़ा रखा भाई जी ने, समझ में एक बात है, कुछ भी और कहीं भी खड़े होकर बता देंगे। दूसरे वाले बच्चे में, यहाँ के बच्चे में ये अंतर होगा, वो बिना किताब के बता देगा, और दूसरे वाले बच्चे को रिवीजन करके आना पड़ेगा। मेरा पढ़ा परमानेंट याद रहा है, समझ बात, ये जुबान है यहाँ। एक बार वीडियो देख कर भी अपने आप दिमाग में चलो जाओ ये चीज़ कि चाहे क्या हो रखा है पूरा का पूरा। तो विद्युत अपघटनी चालन और विद्युत रासायनिक सैल, क्योंकि मैं पढ़ाएंगे लिखवाएगा, और यहाँ बिना लिखवाए पढ़ाया जाएगा तुम्हें, समझ में आए बात यह। और ये भविष्य में भी काम आएगा, फ्यूचर में भी काम आएगा, इसका मतलब भी पता होना चाहिए हो क्या रहा है। सही बात, आज विद्युत रासायनिक इसलिए पढ़ना जरूरी क्योंकि भविष्य का चैप्टर है, भविष्य का, इसलिए सिलेबस वालों ने काटा ही नहीं, सिलेबस वालों ने इसलिए तो नहीं काटा है सर, क्यों नहीं काटता, ये भविष्य का चैप्टर है। अब भविष्य का चैप्टर क्यों है, भविष्य का चैप्टर इसलिए ये फ्यूचर में काम आना ही आना तय है, समझ गए, फ्यूचर में क्यों काम आना, क्योंकि जो सेल है ना, रासायनिक सेल, ये दुनिया की डिमांड है। सेल दुनिया में सेलों की बहुत कमी, भारत के पास तो सेल है ही नहीं, सही बात या, हम तो दूसरे देश तो आयात करके सेल मंगा के लेकर आ रहे। भारत फोन बना सको, फोन बिना बैटरी के, बैटरी को हम सेल कहते हैं, बिना बैटरी के फोन भी डब्बा, वो सेल कैसे बनेगी वो यहाँ पता लगेगा, उसके पीछे ही क्या केमिस्ट्री, पहली बार कैसे सेल बनाई गई थी, सेल के पीछे क्या कॉन्सेप्ट यूज हो, कैसे उसमें धारा प्रवाहित हो जा, कैसे उसके अंदर भीतर आकर एनर्जी बस जा, वो सारी इस भाग में जाना है। करंट कैसे चले, उसके अंदर ऐसे क्या चीज़ भरी हो कि उसमें करंट होगा वो चार्ज हो जा, वो इसमें जाना है इस वाले भाग में, सही बात या। तो चैप्टर के कितने भाग हो गए, 2। पहले वाले भाग का क्या नाम है, विद्युत अपघटनी चालन, विद्युत अपघटनी चालन, दूसरा विद्युत रासायनिक सेल। चैप्टर का पहले हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। इसी बात बताओ समझ में नहीं आई, ठीक। इस पार्ट को मैं ही छोड़ रहा हूँ, इस पार्ट को ले रहा हूँ, इस पार्ट को 2 भागों में बांट देते हैं। विद्युत अपघटनी चालन कह दो, या भी कभी कभी विद्युत अपघटनी चालक भी कह दो सर, तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर भी कह दो, इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर भी कह दो, कंडेंसर, कंडेंसर। 2 भाग इसको, इसका पहला भाग और इस चैप्टर का दूसरा भाग, ये रहा इसका पहला भाग, ये रहा इस चैप्टर का दूसरा भाग। अब इस चैप्टर का पहला भाग समझो, विद्युत अपघटनी जो चालन हो वे 2 प्रकार के हो, विद्युत अपघटनी जो चालक 2 प्रकार के हो, एक तो हो चालक, एक हो कुचालक। विद्युत अपघटनी जो चालन हो वे 2 प्रकार के हो, विद्युत अपघटनी चालक 2 भागों में बांट सकम। नंबर फर्स्ट, एक चालक होगा, एक कुचालक होगा। पता होना चाहिए चालक किसे कहते हैं और कुचालक किसे कहते हैं। एक तो हमारा चालक होगा, चालक को हम बोलते कंडक्टर, कंडक्टर, इंग्लिश के वर्ड पता होने बहुत जरूरी, वो हिंदी में लिखे थे कंडक्टर, फिर मैं सोचे यार चालक पता था, मैं तो कंडक्टर बताई जाती, इसलिए इंग्लिश का वर्ड बहुत जरूरी, इसलिए लिखे हुए सारे वर्ड इंग्लिश में बराबर में। दूसरे नंबर पे एक अगला जो पॉइंट, अगला जो दूसरा भाग है इसका, इस चैप्टर इसका दूसरा भाग विद्युत अपघटनी चालन को 2 भागों में बांट सके। एक तो चालक होगा, एक अचालक होगा, अचालक। अच्छा, अचालक का दूसरा नाम भी है कुचालक, ठीक, इसे बोलते हैं नॉन कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर हुआ, ये नॉन कंडक्टर हुआ। इसे कुचालक को हम इंसुलेटर भी कहते हैं, INSUL, इंसुलेटर, LATOR, इसे हम इंसुलेटर भी कहते हैं। ये इंसुलेटर हुआ, ये कंडक्टर हुआ, याद रहेगी बात है। अब सवाल है चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, ये पता होना जरूरी हो। पता चालक किसे कहते हैं, जो पता चालक किसे कहते हैं, पता, फिजिक्स नहीं पढ़ी, बता, जिसमें धारा प्रवाहित हो, एक आंसर आया, तू बता। वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित हो चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें धारा सुगमता के साथ प्रवाहित हो, सुगमता का मतलब वो आसानी के साथ प्रवाहित हो, वे सभी पदार्थ जिसमें धारा आसानी के साथ प्रवाहित होती है चालक कहलाते हैं। ये परिभाषा कभी पेपर में नहीं की, जमाना चलेगा 12वीं क्लास में, जुबान में बताना चाहिए जब सब चीज़ें कि चालक क्या हो। लेकिन तुम एग्जाम्पल है इसका सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं ना, सभी धातुएं, क्या एग्जाम्पल है इसका, सभी धातुएं। दुनिया में जितनी भी धातुएं ना, सभी धातुओं के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो, इसलिए सभी की सभी धातुएं हमारी विद्युत चालक हो। समझ नहीं बात यार। सोडियम का नाम सुना है, वह भी धातु। पोटेशियम का नाम सुना है, वह भी धातु। दुनिया में जितनी भी धातुएं ना, धातुओं की संख्या अधातुओं की संख्या से ज़्यादा, धातुओं की संख्या अधातुओं की संख्या से ज़्यादा। पूरी दुनिया में धातुएं धातुएं धातुएं, अधातुओं की संख्या तो 11-12 ही कुल, आया समझ में, ठीक। 20 भी क्रॉस नहीं कर पाती। तो देख लो जो चालक है ना, दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी तत्व है उसमें तो अधिकांश तत्व धातु है, और सभी धातुएं ना चालक कहलाती है, क्योंकि उनमें धारा प्रवाहित हो जाती है आसानी के साथ। पता लग गया क्या कहा, बता दो कि चालक क्या हो। हाँ जी, वे सभी पदार्थ जिसमें आसानी के साथ धारा प्रवाहित हो सकती हो
वे सभी पदार्थ जिसमें आसानी के साथ धारा प्रवाहित हो सकती हो चालक कहलाते हैं। लेकिन एक ऐसी धातु है, सभी धातु चालक, सभी धातु चालक है ना, सभी धातु चालक है ना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, इनमें सब में धारा नहीं चली जाती। जिसमें धारा चली जाएगी वो क्या कहलागा? चालक। क्या कहलागा? बता दोगे? लेकिन एक ऐसी धातु है, धातु हुआ, उसमें धारा नहीं प्रवाहित होती, वह कुछ चालक में हुआ। आपने कहा सभी धातुओं में धारा प्रवाहित हो, लेकिन एक ऐसी धातु है जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल कई परीक्षाओं कई बार पूछा जा कि एक ऐसी धातु का नाम बताओ जिसमें धारा प्रवाहित होती ही नहीं। पता है ऐसी धातु का नाम? पता? मरकरी। याद रखना बात यह है, ये 2 KB का ज्ञान स्कूल में छोड़े आकर। एग्जाम्पल बता कौन सा इसका? इसका नाम है मरकरी। क्या है? मरकरी। ये मरकरी है हमारा। याद रखना बात यह, मरकरी को छोड़कर सभी धातुओं में धारा प्रवाहित हो, मरकरी में धारा प्रवाहित नहीं होती। याद रखना मरकरी, लेकिन धातु Hg का नाम है मरकरी। मरकरी का दूसरा नाम क्या हो? पारा। पारा वही जो सिक्के के पीछे भरा रहा है, थर्मामीटर के पीछे भरा रहा है, वही पारा हो। वो धातुओं में काउंट हो। आधे बच्चे धातुओं का मतलब समझो कोई ठोस चीज ही होगी, जरूरी नहीं है कोई ठोस चीज ही होगी। वो देखो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता हो, लिक्विड तरल रूप में नहीं होता हो, जो सिक्के के पीछे भरा रहा है, थर्मामीटर में भरा रहा है, वो पारा, वो धातु हो। और धातु होने के बावजूद भी उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। पता लग चुका? याद रहेगी बात? या समझ बात? या दुनिया में जितनी भी धातु है सब में धारा प्रवाहित हो, एक ही चीज को छोड़ दो, उसका नाम पता क्या है? उसका नाम है मरकरी। और दुनिया की तमाम परीक्षाओं पर सवाल पूछा जाओ। अच्छा एक बात बताओ, चलो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ ना अभी, चंद्रयान 3 में पीछे एक धुएं से निकलते जाओ, उसमें कौन सी गैस हो? रॉकेट में कौन सी गैस प्रयोग करें? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जा। जब दुनिया में सारा ईंधन खत्म हो जाएगा ना, तो वही गैस काम आगी। और हाइड्रोजन है ना, जो हाइड्रोजन को रॉकेट ईंधन के लिए प्रयोग करें, और वो हाइड्रोजन वो सूर्य से प्राप्त हो। समझ में आई बात? या सबसे बड़ा जो स्रोत है ना हाइड्रोजन का, वो सूर्य है। समझ में आया बात? है? अच्छा नहीं बताओ, सबसे भारी धातु का नाम बता दो। चलो सबसे भारी धातु जो दुनिया में इतनी सारी धातु है, सबसे भारी धातु कौन सी? 10वीं क्लास में पढ़ा था मैंने तुम्हें। ये सिंपल क्वेश्चन ना, ये वहाँ मैं क्यों पूछ रहा हूँ तुमसे? इसलिए पूछ रहा हूँ, जब प्रैक्टिकल देने जाओगे 12वीं क्लास का, तो ऐसे सवाल पूछा वहाँ से। समझ में आया बात? है पूछा सबसे भारी धातु का नाम बताओ। ऐसा जगह एक ऐसी धातु का नाम बताओ, धातु होते हुए उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। मरकरी, Hg इसका प्रतीक। एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो सबसे भारी हो, भारी वजन, उसका नाम है आस्मियम। आस्मियम प्रतीक As। ठीक, सबसे भारी धातु। अब कुछ अलग क्या होंगे? वे सभी पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, आसानी के साथ धारा प्रवाहित नहीं होती है, वे सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? हमारे अचालक कहलाते हैं या कुछ अलग कहलाते हैं? रबड़ ले लो, लकड़ी ले लो, धारा प्रवाहित होने की नहीं हो जाएगी इसमें। सही बात है, जितनी भी गैसें धारा प्रवाहित हो जाएगी। यहाँ कौन सी गैस मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है यहाँ। हाँ, ऑक्सीजन में धारा प्रवाहित हो जाएगी, नहीं होने की। अगर ऑक्सीजन में धारा प्रवाहित होगी तुम सब नहीं मर जाओगे। समझ गए? ऑक्सीजन में धारा नहीं प्रवाहित होती, तो जितनी भी गैस है ना, और या जितनी भी अधातु, समझ बात, वे सारी की सारी अचालक या कुछ अलग में आ गई। जितनी धातुएं चालक में आ गई। दोबारा फिर एग्जाम्पल पता लग चुका? पूछूंगा तुमसे कि क्या बताया गुरुजी? आपने बताया सभी अधातु है, सभी अधातु। अधातु पता लग चुका? जो धातु नहीं है, जितनी भी गैसें सारी की सारी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सारी की सारी जो गैसें हो ना, ये सारी की सारी गैसें भी अधातुओं में ही हो। समझ में आई बात? या अरे अधातु क्या हो? जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। याद रहेगी? लेकिन एक ऐसी अधातु होते हुए भी उसमें धारा प्रवाहित हो जा। एक ऐसी अधातु, उसमें अधातु होते हुए धारा प्रवाहित हो जा। पता लग गया? दोबारा फिर समझ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं तुम बीच बीच में बता रहा हूँ, ट्रिक्स दे रहा हूँ बीच बीच में। एक ऐसी अधातु वह अधातु होते हुए उसमें धारा प्रवाहित हो जा। आपने क्या कहा? कुछ अलग चालक क्या हो? कुछ अलग भी हो जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। समझ बात? या लेकिन एक ऐसी, सभी अधातु है, लेकिन एक ऐसी अधातु है जिसमें धारा प्रवाहित हो जा। लेकिन अधातु ही कहते हैं उसे, कहते हैं अधातु ही है, लेकिन धारा प्रवाहित हो जा। समझ गए? पेंसिल लिखी, पेंसिल के सामने नोकी होगा, बताओ कौन से पदार्थ की बनी हुई हो? पेंसिल के सामने जो नोकी होगा जिसे तुम चब जाओ बचपन में, वह कौन से पदार्थ की बनी हुई हो? ग्रेफाइट की बनी हुई हो। वह ग्रेफाइट में, और ग्रेफाइट अधातुओं में हो, और उसमें धारा प्रवाहित हो जा। अधातुओं में हो, आया समझ में? लेकिन फिर भी धारा प्रवाहित हो जा। ऐसे सवाल पूछे जा, एक ऐसी अधातु का नाम बताओ, अधातु होते हुए इसमें धारा प्रवाहित हो जा।
उसका नाम है ग्रेफाइट। वो पेंसिल की जो नोक की हो ना वो ग्रेफाइट की हो, और जो पेंसिल का दाना सा हो ना ब्लैक कलर का नहीं होता हो, और उस ग्रेफाइट का ही ना बाद में जाकर चट्टानों के अंदर वो लंबे समय तक अगर पड़ा रहा है तो उसका कोयला बना, उस कोयले का ही धीरे 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 बनकर धीरे धीरे उसके अंदर ही बाद में कोयले की खान से ही निकले हीरा। समझ में बात है। और हीरा भारत में एक ही जगह पाया जा, मध्य प्रदेश के अंदर पन्नार की खार में, पन्नार की खान में। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरा पाया जा जोहान्सबर्ग में, ये पड़े साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग की खान में। भारत में कहाँ पाया जा, पन्ना के अंदर। पन्ना कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश में, भारत के बीचों बीच है। समझ में आई बात है। ये सारी बातें याद होनी चाहिए। समझ में आई बात है। तो एक ऐसी अधातु का नाम बताओ, अधातु होते हुए भी उसके अंदर धारा प्रवाहित हो जाती है, तो उसका नाम है ग्रेफाइट। क्या नाम है उसका, ग्रेफाइट। याद रहेगी। सभी धातुएं, ये मरकरी, ये सभी धातु अधातु, ये ग्रेफाइट, ये सभी धातुएं मरकरी, ये सभी धातु, ये ग्रेफाइट। ठीक, पता लग चुका। क्या बताया मैंने, बताइए क्या बताया, ग्रेफाइट का क्या मतलब बताया। अच्छा, अचालक क्या हो, आसानी से धारा प्रवाहित नहीं होती। चालक क्या हो, क्या हो चालक, तो फिर सभी की सभी धातुएं में धारा प्रवाहित हो जा। कौन सी मरकरी। तो कैसा सवाल पूछा, कैसा सवाल पूछा मरकरी का, अगर पूछने लगा। हाँ, तो मरकरी में पारे में धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन मरकरी का एक और सवाल पूछा जा, मरकरी एक ऐसा तत्व या ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पता तुम्हें, बार बार पूछा, ऐसी धातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हो। जब मैं पढ़ाऊंगा ना 360 घूम जाऊँ मैं, यानी इसका मतलब मेरे पास इतनी नॉलेज है, मैं बिना किताब के तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ। गूगल से ज़्यादा बताऊँ मुझे। गूगल पे तो मेरे जैसा बंदा डाल रहा, गूगल पे तो बाद में आया, पहले तुम्हारे दिमाग में आया हो। समझ में आई बात है। क्योंकि मैं जो समझ खड़ा होगा सवाल बता रहा ना, ये फ्यूचरिस्टिक सवाल है। तुम वहाँ जब पेपर में जाके बैठोगे तो तुम्हें मेरी याद आ गई कि यार भाई जी कितनी अच्छी बात बता रहे थे, और वहाँ ध्यान लगाए होते तो मजा आ जाता। आज मरकरी की खास बात यह है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सबको पता है बात है। इसका मतलब क्या हो, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसका मतलब क्या हो। हमने तो रट्टा मार लिया। क्या हो इसका मतलब कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, कि कमरे का कोई ताप हुआ है, कमरा, इसमें ताप लगा दिया और इसका द्रव बन गया। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका। कितना जब गजब तरीके से रटा बनाया कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या मतलब है इसका, यही तो मजा ले रहे ना सब। हमने काम मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाए, कहना क्या चाह रहे, क्या क्या मतलब है इसका। ये कमरे का ताप, ये कमरा तो हमारा वो भी है, इससे द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसका मतलब क्या है। बंद कमरा है, बंद कमरे में, तो बता क्या मतलब है इसका। अच्छा ये तो सुनाई होगा प्रश्न जो मैंने बोल के बताया, मरकरी एक प्रकार की ऐसी धातु हो जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाए। प्रश्न सुनाए, फेमस प्रश्न, किसी बच्चे तो पूछे बताएगा मतलब क्या है इसका, क्या मतलब है इसका। फालतू के चोंचले कर रखे। ये 298 केल्विन है ना, अगर मैंने मरकरी का तापमान 298 केल्विन कर दिया ना, मान लिया मरकरी रखी हुई है जो सिक्के के पीछे भरी हुई है, मरकरी धातु रख दी, तो वह ना वैसे तो वह ठोस अवस्था में होगी। अगर मैंने इसका तापमान 298 केल्विन कर दिया तो पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये हो कमरे का तापमान, सामान्य तापमान हो कमरे का हो। सही बात है। अगर कमरे का तापमान मैंने 298 केल्विन कर दिया ना तो पिघलनी शुरू हो जाएगी वाह, इसका ही मतलब हो। पता लग गया कितना, 298 केल्विन। समझ रही बात है। अच्छा से 298 केल्विन को अगर मुझे डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना हो तो कितना बैठेगा बताइए, करे 273 घटाइए करेगी किस्मत, कितना बैठेगा बताओ, 25। इसका मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात चल रही। अगर तो कमरे का तापमान और एक सामान्य कमरे का जो तापमान हो, सामान्य कमरा सबका जो कमरा मानना था वह बात अलग है, उसका कमरा राजस्थान में बना हुआ उसका तापमान ज़्यादा ही होगा। एक सामान्य कमरे का तापमान कहते नहीं सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो सामान्य ताप। एक सामान्य कमरे का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही पाएगा जो कमरा बंद हो चारों तरफ से।
उसका ज़्यादा तापमान नहीं होता, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हमने कटोरी में भर कर ना वो मरकरी रख दी तो पिघलनी शुरू हो जाएगी, और जब पिघलनी शुरू हो जाएगी तो लिक्विड फॉर्म हो जाएगी। ऐसा हमने टपका दिया ना तो कटोरी में से उसे बाहर निकाल सके तो द्रव के रूप में आ जाएगी, जिसका पानी हो जा, ऐसी हो जाएगी। वाह, ये हो कमरे का तापमान। कितना गजब का तरीका दरट्टा बच्चे है, महसूस भी नहीं होने देते किसी को। पता लग चुका है? यहाँ तो और सवाल बताया मैंने। चलो एक काम करो, ये बताओ दुनिया में धातुओं की संख्या ज़्यादा है, धातुओं की संख्या ज़्यादा? धातुओं की संख्या। एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। पूरी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। समझ बात है, याद रखना बात यार। इसलिए वहाँ चाइना के अंदर ही बिल्डिंग भी ना उसकी बनाई जाए एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम उसमें लोहे में मिला के ज़्यादा मात्रा में यूज हो। एल्यूमिनियम पूरी पृथ्वी की 24% से पाया जा, 24% से एल्यूमिनियम इतना मौजूद है। और आयरन ना, आयरन जिसे हम लोहा कहते हैं, वो पूरी पृथ्वी में पाई जाने वाली दूसरे नंबर की सबसे बड़ी धातु। आयरन पूरी पृथ्वी में पाई जाने वाली दूसरे नंबर की सबसे बड़ी धातु। चलो बताओ एल्यूमिनियम को कहाँ से निकाल कर लेकर आते हैं? एल्यूमिनियम को कहाँ से निकाल कर लेकर आते हैं? कहाँ से निकाल एल्यूमिनियम को? जी एल्यूमिनियम को जहाँ से निकाल कर लेकर आओ ना, मैं बड़े बड़े पत्थर टाइप के हो, उन हम बोल लो अयस्क। अयस्क, हाँ। एल्यूमिनियम कौन से अयस्क प्राप्त हो पता किस? बॉक्साइट से। बॉक्साइट, बॉक्साइट का सूत्र हो Al2O3 ये बॉक्साइट का सूत्र हो। अक्सर 10 में भी लिखवाऊँ में से। बॉक्साइट के टुकड़े लेकर आएंगे, उसे आगे उनकी साफ सफाई करेंगे, साफ सफाई करके उससे फिर एल्यूमिनियम प्राप्त करेंगे पिघला लगा। याद रहेगी? एल्यूमिनियम कहाँ से प्राप्त हो? भारत में मिला, हाँ मिला, झारखंड में मिला, जादूगोड़ा की खान में। खान का नाम है जादूगोड़ा की खान। समझ में बात है? छत्तीसगढ़ के अंदर से मिलेगा बॉक्साइट। समझ में आया बात है? अब फिर वहाँ तो सर कंपनी में लेके जा पिघाड़ ले जा, वहाँ तो एल्यूमिनियम प्राप्त कर जाए। ये भी मांग पड़ेंगे। पता लग चुका? अच्छा, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी धातु कौन सी बताई? आयरन, लोहा। इसलिए ज़्यादातर चीज़ें आसपास तो हमने आसपास ना लोहे की दिखाई देगी सारी तरफ। गेट लोहे का, बाल्टी लोहे की। सही बात है। जो आसपास बर्तन है जितने घर में रखे जाते हैं स्टील के, स्टील जो हो, स्टीलन जो वो टीन को मिलाकर और लोहे को मिलाकर ही बनाया जा। स्टीलन जो टीन और लोहे को मिलाकर बनाया जा, जो आजकल का स्टील आ रहा हो, उस स्टील के अंदर लोहा मौजूद हो, इसलिए उसको चुंबक चिपक जाती है तुरंत। धात की बाल्टी मत चिपकाना, तो एल्यूमिनियम की हो। समझ ये बात है? ठीक, याद आ रहेगी बात है? क्या कहने को उसके जा रही? तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? दूसरे नंबर पर आयरन। आयरन, लोहा। अच्छा, लोहा कौन से अयस्क प्राप्त हो पता? अच्छा, एल्यूमिनियम कौन से अयस्क प्राप्त हो भी बताया मैंने? बॉक्साइट। याद रहेगी बात है? लोहा पता कौन से अयस्क प्राप्त हो? ये भी जुबान नहीं याद होने रही है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। समझ बात? एक तो हो मैग्नेटाइट, एक हो हेमेटाइट। हेमेटाइट तो लोहा प्राप्त हो। हेमेटाइट बहुत अच्छा स्रोत माना जा। हेमेटाइट कहाँ से मिलेगा? चट्टानों के अंदर से मिलेगा। चट्टान कहाँ मिलेगी? पृथ्वी मिलेगी। भारत में मिला, हाँ बड़ी मात्रा में मिला भारत के अंदर। वहीं झारखंड वाले इलाके में, मध्य प्रदेश वाले इलाके में और छत्तीसगढ़ वाले इलाके में वहीं मिलेंगे। सारी खाने वहीं मौजूद है। समझ में आया बात है? कोई दिक्कत? उत्तराखंड में मिला अल्मोड़ा के अंदर। ठीक, पता लग चुका? उत्तराखंड के अंदर अल्मोड़ा है, क्या नाम सुना है अल्मोड़ा का? उसे ताम्र नगरी बोल लो। वहाँ तांबा पाएगा, ताम्र नगरी। वहाँ एक नगरी ऐसी है, वहाँ सारे बर्तन तांबे के बना रखे, क्योंकि तांबा इतनी मात्रा में मिल रहा। चलो इतनी बात बताओ, समझ में आई? कोई दिक्कत? तो मैंने जुबान पर बहुत सारे सवाल दिए तुम्हें एक प्रकार से, समझ में आती है, ताकि तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी हो सके। यही केमिस्ट्री अच्छी होने का भी मतलब हो। अच्छा, सबसे भारी धातु का नाम बताओ। अभी बताया था मैं थोड़ी पहले। जब तुम अभी का डाटा याद नहीं रखते तो क्या याद करोगे? सबसे भारी धातु, भारी आस्मियम। क्या करोगे? जो रॉकेटों में जो ईंधन प्रयोग हो रहा है उसका क्या नाम है? कौन सी गैस है रॉकेटों में प्रयोग हो रही है? रॉकेटों में जो प्रयोग हो रही गैस को कौन सी प्रयोग है? हाइड्रोजन। भविष्य के ईंधन का जा, फ्यूचर फ्यूल बोल लो सर, फ्यूचर फ्यूल। याद रहेगी बात है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने का क्या मतलब है? उसका तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जैसे ज़्यादा तापमान कर दिया 26 होगा, तुरंत पिघलनी शुरू हो जाएगी, द्रव फॉर्म आ जाएगी। चाहे इस कटोरी तो इस कटोरी में डाल लो, इस कटोरी तो इस कटोरी में डाल लो। सही बात है? चाहे पी जाओ उसे, ऐसे बन जाएगी मरकरी। एक ऐसे धातु का नाम बताओ जो एक ऐसी धातु का नाम है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या नाम है उसका? रैपट लग जाएगा ऐसा, मैंने कुछ बताया तुम्हें?
एक ऐसी अधातु जिसमें अधातु होते हुए भी धारा प्रवाहित नहीं होती, उसका नाम है ग्रेफाइट। सही बात है। और ग्रेफाइट पता कहाँ पाया जा, ग्रेफाइट ब्लैक कलर का हो, कहाँ पाया जाएगा, चट्टानों के अंदर पाया जाएगा, कोयले वाली खानों पाया जाएगा। अच्छा सबसे बढ़िया कोयला बताओ कौन सा हो, कोयले के अंदर ही प्रकार हो, एक तो हो बिटुमिनस प्रकार का हो कोयला, एक हो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला। दो ऑप्शन दे दे, कभी भी ऑप्शन दे दे, बता दो। एक तो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला, एक हो बिटुमिनस प्रकार का कोयला। बताओ सबसे बढ़िया कोयला कौन सा हो? सबसे बढ़िया कोयला हो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला। एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला हो ना, अच्छा कोयला का काम क्या हो, कोयला का क्या काम हो पता ही नहीं। अच्छा रोटी का क्या काम हो, रोटी का क्या काम हो, भूख मिटो उसको। अच्छा बिजली कहाँ से आ रही है, चलो बताओ बिजली कहाँ से आ रही है, बिजली बताओ कहाँ से, धनौरी तो। अच्छा धनौरी तो बताओ कहाँ से आ रही है, कहीं और था। इसके बाद मामला गड़बड़, इतना पता धनौरी तो ट्रांसफार्मर खराब होगा। उसके बाद तो नहीं पता यार ये रुड़की से कहाँ से, अच्छा रुड़की से कहाँ से आ रही, रुड़की से कहाँ से आ रही, रुड़की के अंदर ग्रिड लगी, ग्रिड इस तरह करके बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए। अच्छा फिर खेतों में तुमने देखा को बहुत बड़ी बड़ी लाइन जाओ, लंबी लंबी लाइन, लंबे लंबे टावर, नहर के ऊपर को भी तार जा रहे हैं, देखे तुमने? किने किने देखे तार से, हाथ खड़ा करो। सबने देखे होंगे, तेने देखे? तो घर से बाहर भी निकल जाएगा, डीपीएस थोड़ा पर जाएगी इसे। बिजली लंबे लंबे तार जाना है, वो बिजली है वो। हाँ पता कहाँ था वो, थर्मल पावर प्लांट था। उस थर्मल पावर प्लांट में पता क्या हो, बहुत सारा पानी लेकर जा और टरबाइन लगे हुए हो, उन टरबाइनों के अंदर उस पानी को गर्म करा जा, और उस पानी को गर्म करने के लिए तापमान चाहिए, और तापमान चाहिए हाई टेम्परेचर, और वो हाई टेम्परेचर कोयले के अंदर छिपा हुआ हो। पानी को गर्म कराएंगे, वाष्प बनाएंगे, वाष्प बनाकर ना वो गर्म पानी फिर आगे जाएगा, आगे जाकर टरबाइन घूमेगी, जब जाके बिजली बना, यानी बिजली बनाने में कोयले का प्रयोग हो। ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही तुम, जब तुम्हें इनका यूज ही नहीं पता? समझ गए क्या? बिजली को जो पानी हो ना, पानी हो, इतना तो पता ही होगा कि पानी तो बिजली बना, इतना तो पता ही सबको। नो पता नहीं किस तरह बना, वो तो पता ही सुना है मन, इतना तो पता ही। अब बना कैसे बता रहा हूँ, पानी को गर्म करना पड़े टरबाइनों के अंदर। आगे पढ़ाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा, एक बिजली बनती हुई दिखाऊंगा पूरी। हेलो, हाँ जब भी वहाँ था पता लग चुका क्या कहा है? तो कोयला का प्रयोग पता लग गया कहाँ हो, बिजली बनाने में हो। जो हो ना पानी, उसे गर्म करने में उसका कोयले का उपयोग हो। पानी गर्म क्यों करना, ताकि भाप बन जाए। भाप क्यों बना रहे, ताकि टरबाइन घुमा सको, उस भाप का उपयोग करके टरबाइन घुमा सको, फिर उससे तब जाकर बिजली का निर्माण हो। समझ ये बात है? ठीक, वो भी हम समझ लेंगे किस दिन। तो सबसे अच्छा जो कोयला माना जाना उसका नाम है एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला। कौन सा? एंथ्रेसाइट। और जो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला ना, वो भारत में मिलता ही नहीं। भारत में मिले द्वितीय कोटि का कोयला, उसको कहते हैं बिटुमिनस प्रकार का कोयला। और सबसे खराब कोयला हो, उसे जलाएंगे धुआं धुआं करो। शायद समझ कहते क्या कि एक तो वो लकड़ी जलाई हमने, पूरा मजा आएगा चूल्हे में जलाने में। एक गोश्त से जलाए, किस मजा आएगा, गोश्त में लकड़ी में लकड़ी। लेकिन भारत में लकड़ी नहीं मिलती, गोश्त से मिला। समझ गए ना इसका मतलब? इसका मतलब भारत में द्वितीय प्रकार का कोयला मिला, उसका नाम है बिटुमिनस प्रकार का कोयला, जो भारत के किसी काम का नहीं है। आया समझ में? इसलिए भारत में समस्या खड़ी हो जा, इसलिए हम कोयला बाहर से खरीद के लेगा। वो ऑस्ट्रेलिया तो, दूसरे देश तो, रूस तो, रसिया तो, बड़े बड़े जहाजों में भर गए। बात समझ में आई? तीसरी चैप्टर को पढ़ने के लिए पता होना चाहिए यूज कहाँ होगा, पढ़ क्यों रहे, कारण क्या है सर। हमने जान लिया कि ग्रेफाइट दुनिया में ऐसी है धातु, जो ग्रेफाइट है ना दुनिया में ऐसी है धातु जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। फायदा क्या है इसका ग्रेफाइट का, जीवन में कहाँ काम है इसका, इतनी नॉलेज कम से कम होनी चाहिए कि कहाँ इसका यूज होगा, आगे जाएगा, किस पर्पज़ के लिए पढ़ाया जा रहा है। मरकरी के बारे में पता लगा, पूरी जानकारी होगी तुम्हें इसके बारे में पूरी जानकारी होगी तुम। समझ में आई बात है? इसे कहता हूँ मैं हर बार अलग पढ़ाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं कभी पढ़ना नहीं छोड़ता ना, मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ। मैंने कभी पढ़ाई छोड़ दी नहीं, तो मेरा लेवल लगातार बढ़ता रहा है। हो सकता है मैं पिछली बार पढ़ाया हो, इतनी बातें ना बताइए। सही बात है। अब मैं 360 डिग्री घूमूंगा। 360 डिग्री घूमने का मतलब शब्द मेरे पास एक ही था, अपना दिमाग मैंने चारों दिशाओं में घुमा दिया। वहाँ भी घुमा दिया जहाँ पर्सन टच हो रखे जाएगा, और जिन परीक्षाओं में टच हो रखे पर्सन, आगे क्या यूज होगा इसका, कहाँ तक जा सको टॉपिक। सही बात है। एक टीचर बिना किताब, टीचर वही जो बिना किताब के हो।
जो किताब में देख के पढ़ा देते हो मैं दुनिया के सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा। इस किताब में देख देख के मैं दुनिया के सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा। जो इसमें भी नहीं है और वो बता दो, वो टीचर हो। समझ में आई बात है? ठीक, दुनिया की सारी लैंग्वेज पढ़ा दूंगा कर देख देख कर मैं। आजकल वही तो ट्रेंड चलो जा, तो आप किताब सामने रख दी, 4 हेडिंग बोल ली, चलो लिखना स्टार्ट कर दिया। आदत पड़ गई ना बच्चे, उसके हैबिचुअल हो गए। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? चलो, अब ये चालक हो गए, ये कुचालक हो गए। इस चैप्टर में हम कुचालक के बारे में तो पढ़ना ही नहीं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। नाम देखो क्या लिखा हुआ है, विद्युत रसायन। तो विद्युत तो चालकों में प्रवाहित हो, एक कुचालकों में प्रवाहित हो। विद्युत चालकों में, तो जो चालक को लेकर चलेंगे। अब बांट लेंगे चालक को हमारे पास। चालक 2 प्रकार के होंगे हमारे पास। चालक को बांट लेंगे, इसे यहीं छोड़ देंगे, इसका इतना ही काम था। अब इसे चालक को लेकर चलेंगे। जो चालक होंगे 2 प्रकार के होंगे। देख लो मरकरी होंगे 2 प्रकार की। कौन होंगे? चालक, मैं दे रहा हूँ डंडा खींच के। पहले नंबर का हुआ और हुआ दूसरे नंबर का। पहले नंबर का चालक और दूसरे नंबर का चालक। एक तो होगा धात्विक चालक, एक होगा विद्युत अपघट्य चालक। एक हो धात्विक चालक। जैसे धात्विक चालक का दूसरा नाम भी है, धात्विक चालक का दूसरा नाम, उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट चालक। इलेक्ट्रोलाइट चालक इंग्लिश का नाम है, हिंदी में लिख रखा है इलेक्ट्रोलाइट। दूसरे नंबर पर जाओ। दूसरे नंबर का नाम है इलेक्ट्रोलाइट चालक हुआ विद्युत अपघट्य चालक। ये बड़ा काम का पेपर में पूछ रखा है, विद्युत अपघट्य चालक। तो धात्विक चालक हुआ, विद्युत अपघट्य चालक। अब सवाल है धात्विक चालक कौन से हो और विद्युत अपघट्य चालक कौन से हो। ठीक, एक तो धात्विक चालक, ये इलेक्ट्रोलाइट चालक, एक हो विद्युत अपघट्य चालक। समझ में आया बात? कितने चालक हो गए? 2। इसे हम इलेक्ट्रोलाइट नहीं इलेक्ट्रॉनिक चालक बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोलाइट इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट इंग्लिश में, इलेक्ट्रो लाइट चालक। अच्छा, धात्विक जो चालक हो ये क्या हो? नाम लिखा धात्विक। और धातु की खास बात हो, धातु में और अधातु में यही अंतर हो। धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा तो धारा प्रवाहित हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो। जब तक आवेश है ना, चलना शुरू नहीं करने का, तब तक धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं, धात्विक चालक हो, एक विद्युत अपघट्य चालक हो। पहले धातु समझो क्या हो। धातु वह हो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो। लकड़ी में क्यों नहीं धारा प्रवाहित होती? इसलिए नहीं होती, लकड़ी में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फ्री का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए लकड़ी में धारा प्रवाहित नहीं होती। लोहे में क्यों धारा प्रवाहित हो जा? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जा। वे फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे तुम करंट डालोगे दौड़ना स्टार्ट कर देंगे ऐसा करके। इसमें क्यों नहीं है? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, दौड़ोगे कहाँ तक? सारे बंद इलेक्ट्रॉन है इसमें, बंधे हुए एक दूसरे तक। समझ की बात है? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ की बात है? जैसे देखो गाँव में 2-4 लोग बहुत निठल्ले हों, उनके पास कोई भी आए ना, शायद तुम भी ऐसे ही रहे, चल वहाँ चल ले, चल कहीं भी चलो ले गो ना, उनको कोई मतलब नहीं है। वे निठल्ले टाइप के इंसान हो। ऐसे ही हो, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन हो, पता किस धातु के अंदर पाए जा। धातु के अंदर ऐसे ही निठल्ले इलेक्ट्रॉन, इनका जरा सा टच कराए ना, तुरंत कूद के भाग देंगे, तुरंत धारा प्रवाहित हो जाएगी। लकड़ी में करके देखो, बंद इलेक्ट्रॉन सारे अपने कामों में बिजी। सही बात है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। जा लगा करंट जितना लगाना, भागता ही नहीं इलेक्ट्रॉन कूद के। समझ में आएंगी बात है क्या कहने की कोशिश जा रही? तो पता लग गया लकड़ी में क्यों नहीं धारा प्रवाहित होती, और जो इसमें लकड़ी में प्लास्टिक में धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती है, धातुओं में क्यों धारा प्रवाहित हो जा, पता लग जा। क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जा। क्या पाए जा? किसमें? लकड़ी में और धातुओं में या लोहे की वस्तुओं में। समझ? प्लास्टिक में धारा प्रवाहित हो जा, क्यों नहीं होती? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन, इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? अब ये क्या है? धात्विक चालक क्या होंगे? धात्विक चालक वे चालक होंगे जिसमें धारा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होगी। जब धारा तो प्रवाहित होगी,
किसके कारण होगी? इलेक्ट्रॉनों के कारण। ऐसे चालक जिसमें इसमें धारा प्रवाहित होगी, इसमें धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि चालक है ना, चालक नहीं हो जिसमें धारा प्रवाहित हो, तो इसलिए चालक दो प्रकार के। ये तो उनका पप्पा, कौन है उनका? पप्पा। पप्पा के कितने बच्चे होंगे? दो। जब पप्पा के दो बच्चे होंगे, पहले बच्चे की क्या क्वालिटी? इसमें धारा प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉनों के कारण होगी। धात्विक चालक ऐसे चालक हो इनमें जो धारा प्रवाहित हो ना वो इलेक्ट्रॉनों के कारण हो। याद रहा ये बात है। पूछूंगा धात्विक चालक क्या हो? ऐसे चालक हो जिनमें धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित हो। बताओ कैसे चालक हो? ऐसे चालक जिनमें धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित हो, इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित हो। इनकी क्या खास बात हो विद्युत भट्टी चालक की? इनमें धारा ना आयनों के द्वारा प्रवाहित हो। आयन किसके द्वारा? इसमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित हो, इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित हो, इसमें आयनों के कारण प्रवाहित हो। इसमें जो धारा प्रवाहित होगी आयनों के कारण होगी। याद रहेगी बात है। इसमें जो धारा प्रवाहित होगी इलेक्ट्रॉनों के कारण होगी, इसमें जो धारा प्रवाहित होगी आयनों के कारण होगी। बात समझ में आएगी? इलेक्ट्रॉनों के कारण और आयनों के कारण। इसमें पेपर में अंतर आ रखा है कि धात्विक चालक और विद्युत भट्टी चालक में अंतर लिखिए। अभी तो मैंने एक अंतर बताया था। पूछो तुमसे कोई धात्विक चालक और विद्युत भट्टी चालक क्या हो? धात्विक चालक ऐसे चालक हो जिसमें धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित हो। विद्युत भट्टी चालक ऐसे चालक हो जिसमें धारा आयनों के कारण प्रवाहित हो। एक अंतर तो लिख दोगे। दूसरा अंतर भी समझ लो कि दूसरा अंतर किसे कहते हैं, क्या अंतर है इसमें? दूसरा अंतर धात्विक चालक की क्या खास बात हो? अच्छा धात्विक चालक समझो पहले, धात्विक चालक कैसा होगा? मान लो एक तरफ यहाँ हमारे पास रखी हुई स्टील की रोड है। रोड जानते हो, छड़ होगी कोई स्टील की, जो पैर में डाल लो, जब किसी के पैर टूट जाए, हड्डी हड्डी करक हो जाए, वहाँ डाल लो उसे। या ऐसे कह दो कोई सरिया ले लो, सरिया, इसके अंदर मैंने धारा प्रवाहित कर दी, करंट डाला, एक तरफ हटा दिया से, करंट डाला इसके अंदर, एक तरफ हटा दिया से, इस पर कोई फर्क पड़ा है? कोई इसके अंदर बदलाव दिखाई दे रहा तुम्हें बाहर से? हुआ कुछ बदलाव? कोई नहीं। एक काम करो, एक तरफ नमक का घोल लो, वो नमक का घोल है ना वो विद्युत अपघट्य चालक है। अब घट्टे का मतलब जो जो लिक्विड फॉर्म में होगा, विद्युत अपघट्य चालक। समझ में एक बात? या एक तरफ नमक का घोल लिया, फिर उसके अंदर धारा प्रवाहित करो, करंट के दो तार डाल लो, धुएं उठेंगे नहीं उठेंगे? चिंगारी भी उठ सकती है। हो सकता करंट लगाने को सारा पानी फूक जा, हो सकता करंट लगाने को सारा पानी फूक जाओ। तो नहीं बताओ इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ? इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। तो धात्विक चालक ऐसे चालक हो जिसमें धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। दूसरा अंतर, धात्विक चालक की क्या खास बात हो? इनमें धारा प्रवाहित करने में ना कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। और पानी लिया हम ना, पानी लेकर दो उसके अंदर रोड डाल दी, डालने के बाद देखोगे उसके अंदर धुएं निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और हो सकता पानी भी फूक जाए। तो रासायनिक परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? हाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसका मतलब विद्युत अपघट्य चालक वे चालक हो जिसमें धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। तो कितने अंतर हो गए? दो। पहला अंतर, धात्विक चालक वे चालक होते हैं जिनमें धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। याद रहेगी बात? या इसमें धारा प्रवाहित करने पर, इसमें किसमें? धात्विक चालक में। धात्विक चालकों में धारा प्रवाहित करने पर अंतर लिखना अभी, इसके बाद लिख के दिखाना मुझे। धात्विक चालकों में धारा प्रवाहित करने पर, जैसे हमने सरिया में धारा प्रवाहित करी, एक तरफ तार हटा दिया। धात्विक चालकों में धारा प्रवाहित करने पर इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। कहीं हुआ रासायनिक परिवर्तन, लेकिन इस इधर इधर नमक का घोल लिया था, नमक का घोल लिया था नहीं दिया, विद्युत अपघट्य पदार्थों नमक का घोल ली, उसके अंदर धारा डाल ली तो धुएं उठने स्टार्ट हो गए। हो सकता पानी फूक जा, रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो इधर ऐसे लिखेंगे, विद्युत अपघट्य चालक वे चालक होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। याद रहेगी बात है? अभी उन्होंने लिख दिया धुएं उठ जाते हैं, पानी फूक जाता है, वो तुम्हें समझाने के लिए सिर्फ। दो अंतर इसके पता लग गए, दो उसके अंदर इसके पता लग गए, पता लग गया। बता दोनों अंतर बता, इसके इस वाले के दोनों अंतर बता। दूसरा अंतर बता। कोई रासायनिक परिवर्तन? हाँ तो बता, इधर इधर दो पॉइंट बता, क्या बताए? दूसरी बात बता, क्या बताई? हो जा या नहीं होता? तू बता इधर क्या बता, दोनों बात बता।
आयनों के द्वारा आयनों के कारण है। उसके बाद अच्छा पता लग चुका, कोई दिक्कत नहीं आती। तीसरा अंतर देख लो, इसका दूसरा नाम क्या है धात्विक चालक का? तो तीसरा अंतर यही है, इसे इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। लिख दो, काम चल जाएगा। तीसरा अंतर इसमें क्या लिखेंगे? इसे इलेक्ट्रोलाइट चालक भी कहते हैं। तो कितने अंतर होंगे? 3 अंतर इसके पता लग गए, 3 अंतर इसके पता लग गए। वैसे 200 भी काम चल जा, छोटा ही पर्सन। आया नहीं अब तक चांस है, पता लग चुका? आया नहीं अब तक चांस है, पता लग चुका। धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक कौन कौन से हो? तो चालक कितने प्रकार के हो? 2 प्रकार। एक तरफ नमक का घोल रखा हुआ, एक तरफ कोई लोहे की वस्तु रखी हुई, तो कौन सा धात्विक चालक है, कौन सा विद्युत अपघट्य चालक बता दोगे? पता लग गया ना? तो नमक का घोल कौन सा चालक, कौन सा चालक? और जो लोहे की छड़ रखी हुई है कौन सा चालक? उसमें धारा किसके कारण प्रभावित हो? प्लास्टिक में और लकड़ी में धारा क्यों नहीं प्रभावित होती बताओ? प्लास्टिक में लकड़ी फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, बंद इलेक्ट्रॉन। कैसे? याद रहेगी बात? या ठीक, मैं चाहता हूँ इतना डायग्राम नोट कर लो, फिर आगे पढ़ेंगे। फिर मैं भी इतना ही करना। तो धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। और डिफरेंस बता रहा हूँ, ध्यान से समझना गौर से। 2 अंतर तो कम से कम मैंने तो बता दिए तुम्हें। पहला अंतर क्या है? इनमें जो धारा प्रवाहित होगी इलेक्ट्रॉनों के कारण होगी, इनमें धारा जो प्रवाहित होगी आयनों के कारण होगी। इनकी क्या खास बात होगी? इन्होंने बताया था जब इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होने का, इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। कितने अंतर हो गए? तीसरा अंतर समझो। मान लो एक तरफ हमारा कोई रोड है, अगर रोड है, छड़ हमारी है, धातु की छड़ है। धातु की छड़ का मतलब पता क्या है? धातु की छड़ का मतलब कौन सा चालक हुआ है? धातु की छड़। और धातु कोई सी भी हो सकता, कॉपर की हो, एल्यूमिनियम की हो, या फिर आयरन की हो। ये धातु की छड़ है, और ये धातु की छड़ धात्विक चालक कहलागी। जब भी धातु की छड़ धात्विक चालक कहलागी, जब इसके अंदर धारा प्रवाहित करोगे, तो धारा प्रवाहित करोगे ना, तो उसके अंदर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होने का। दूसरा, यहाँ तक पदार्थ ट्रांसफर भी नहीं होने का कहीं कि यहाँ तक टूट के धातु की छड़ कहीं और चली गई। इसका मतलब है धात्विक चालकों में धारा प्रवाहित करने पर ना पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। क्या नहीं होता? पदार्थ का स्थानांतरण का मतलब वो ट्रांसफर। ये पदार्थ टूट कर कहीं और नहीं जाने का। समझ बात? जैसा है ऐसे ही रहेगा। तो करंट हटा लो जुगो, तो उस पर फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसमें ना पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। धात्विक चालकों में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। तीसरा पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए? 3। 2 तो मैंने पहले बताए थे। तीसरा पॉइंट, धात्विक चालकों में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। विद्युत अपघट्य चालक क्या होंगे? इसमें जो पदार्थ है वो ट्रांसफर हो जा। मान लो ऐसे लिखा हुआ, ऐसा हमारा विद्युत अपघट्य चालक है, और यहाँ कोई तुमने छड़ डाल रखी इस तरह करके, और छड़ डाल रखी तुमने इस तरह करके, उसके बाद और यहाँ जिंक की, इधर कॉपर की, या तो जिंक की छड़ या इधर कॉपर की छड़। सही बात है। तो इसके अंदर जैसे इसमें जिंक पर तुमने धारा प्रवाहित करी, तो टूट के इस पर जाकर जमा होना शुरू हो जाएगा। इस पर जाकर जमा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ना विद्युत अपघट्य चालक भरा हुआ, NaCl का घोल भरा हुआ। तो विद्युत अपघट्य जो चालक हो ना, उसके अंदर पता क्या हो? उसके अंदर ये हो, जो पदार्थ हो ना उसका स्थानांतरण हो जा, पदार्थ ट्रांसफर होगा, दूसरी तरफ चला जा। यही बात हम विद्युत रासायनिक सेल में देखेंगे। कितने अंतर हो गए? 3 अंतर हो गए। 3 अंतर इसके हो गए, 3 अंतर उसके हो गए। इसमें पदार्थ का स्थानांतरण हो जाता है, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। 2 अंतर मैंने पहले बता दिए थे, दोबारा फिर समझ लो। तीनों अंतर एक सारा बता रहा हूँ इसके, उसके तीनों खुद समझ जाना। धात्विक चालकों में धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रभावित होती है। याद रहेगी बात है? इनमें धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर होगा, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। याद रहेगी बात है? और इधर तो बता दोगे तीनों है। बताओ पहला क्या होगा? इनमें धारा आयनों के कारण प्रभावित होती है। इनमें धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। समझ नहीं बात? या इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है। याद रहेगी? कितने अंतर हो गए? 3। चौथा अंतर पिछली बार नहीं लिखवाया मैंने। चौथा अंतर उसे भी समझो। चौथा अंतर क्या बता रहा हूँ? ये धात्विक चालक, इनकी चालकता ना ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है। दोबारा फिर समझ लो, इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है। इसका मतलब गौर से समझना, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। ये धात्विक चालक हमारा, तुमने नीचे तक इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तापमान बढ़ा दिया, गर्म कर दिया तुमने किसी चालक को, तो गर्म करने पता क्या हो जा? इसका प्रतिरोध बढ़ जा।
क्या बढ़ जा, क्या बढ़ जा इसका, जब किसी का चीज का प्रतिरोध बढ़ जा ना तो धारा के मार्ग में रुकावट आ जा, जब रुकावट आ जा तो धारा कम प्रवाहित हो उसके अंदर। दोबारा फिर समझ लो, मान लो ये लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ है, तुमने पहले इसमें तुमने करंट फॉलो करा तो करंट एकदम बहुत तेज जा रहा था, एकदम हाई फाई लेवल तो करंट जा रहा था। अब तुम ना दोबारा क्या करा सर, अभी करंट नहीं डाल रहा, अभी लोहे की छड़ को वैसे रखा, पहले से गर्म करा, गर्म करने का मतलब इसका तापमान बढ़ाया तुमने। ये कौन सा चालक था, धात्विक चालक था। धात्विक चालक का तुमने क्या बढ़ाया, तापमान। तो तापमान बढ़ाने में पता क्या होगा, तापमान बढ़ाने पे की चालकता घट जाएगी। तो तापमान बढ़ाने पर जो धात्विक चालक है उनकी चालकता घट जा, चालकता इसलिए घट जा क्योंकि इसका प्रतिरोध बढ़ जा। अब प्रतिरोध बढ़ने का मतलब वो धारा के मार्ग में रुकावट आनी स्टार्ट हो जा, इसलिए प्रतिरोध को ऐसे तो कांटे के साथ बनाया जा। सही बात है, पता लग चुका। दो बात बताई मैंने इसके बारे में, बहुत गहरे वाली बातें हैं। ऐसे ही सवाल पूछते हैं कि जो धात्विक चालक है जो उसके अगर हमने उसका तापमान बढ़ा दिया तो उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धात्विक चालक का तापमान बढ़ाने पर चालकता घट जाएगी। चालकता घटने का क्या मतलब है, धारा कम प्रवाहित होगी उसके अंदर। धारा कम क्यों प्रभावित होगी, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्यों बढ़ेगा, क्योंकि तापमान बढ़ाया हमने। क्या बढ़ाया, याद रहेगी बात है। तो धात्विक चालक है ना, तो ऐसे लिखोगे चौथा पॉइंट में, धात्विक चालकों का तापमान बढ़ाने पर उसकी चालकता घट जाती है, चालकता घट जाती है। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाता है। याद रहेगी बात है। तो धात्विक चालकों का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि तुमने उसका क्या बढ़ा दिया, तापमान। बता मैंने क्या पॉइंट बताया पहला, उसके बाद प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध आ जा, करंट उसके मार्ग में, धारा के मार्ग में रुकावट ज़्यादा आ जा। जो धारा के मार्ग में रुकावट हो ना वही प्रतिरोध हो, वही रेसिस्टेंस बोलो से, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस जो रुकावट हो उसे प्रतिरोध बोल लो। प्रतिरोध का मतलब जा रहा था, करंट जा रहा था, उसके मार्ग में रुकावट आ गई, वही प्रतिरोध है हमारा। पता क्या बताया मैंने इस वाले पॉइंट में, चालकता, चालकता कम हो जा। हाँ, चालकता कम हो जा, क्यों, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जा। तो इसमें ये बात लिखेंगे, धात्विक चालकों में तापमान बढ़ाना, धात्विक चालकों का तापमान बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती, चालकता घट जाती है क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाता है। याद रहेगी बात है। क्या बताया मैंने, चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने इसका, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या था, धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक परिवर्तन क्यों होगा। पहले धारा तो प्रवाहित कर दो, इसमें रट्टा नहीं मारना, हर चीज को समझना। पता लग चुका। अब ना तुम कॉपी में एक क्वेश्चन लिखोगे अभी और उसके दोनों उत्तर लिख देगा, चार अंतर इधर लिखोगे, चार अंतर इधर लिखोगे। अभी दिक्कत दिखाना मुझे, क्या प्रश्न है, प्रश्न तो धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक में अंतर लिखिए। प्रश्न लिखो, धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक में अंतर लिखिए। धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक में अंतर लिखिए। अंतर लिखिए। कितने अंतर लिखोगे, अच्छा नो बताओ, इसमें जो चौथा पॉइंट रहेगा वो समझ लो। अगर तुमने उसका तापमान बढ़ाने में, तो अपघट्य चालक होगा। मानो एक बर्तन में पानी भरा हुआ, नमक का घोल भरा हुआ, तुमने उसका तापमान बढ़ाया, गर्म कर दिया, तो गर्म करने में तुरंत उसके अंदर पहले तो कम धारा प्रवाहित होती है, जब ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी इसका मतलब उसकी चालकता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी उसकी, तो चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम हो जा। जब किसी चीज़ में धारा तेजी के साथ जा रही तो रुकावट है नहीं इसमें। तो ऐसे कहेंगे विद्युत अपघट्य चालकों का तापमान बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है क्योंकि प्रतिरोध कम हो जाता है। इसमें भी लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे इसका। चलो इसके चार अंतर लाइन खींच लो, एक तरफ तो लिखो विद्युत अपघट्य चालक, एक लिखो, एक तरफ लिखो धात्विक चालक, एक तरफ विद्युत अपघट्य चालक, और चारों अंतर लिख कर दिखाओ, इसके भी और इसके भी। चलो लिख कर दिखाओ। इसमें यहाँ कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत यहाँ तक तो ठीक है। ये विद्युत अपघट्य चालक, धात्विक चालक के बारे में हम पढ़ना नहीं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़ते। धातुओं के बारे में तो केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, फिजिक्स में पढ़ा, केमिस्ट्री में से पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य चालक। समझ में आया बात है। केमिस्ट्री के अंदर ना इसे स्टडी नहीं करते, इसे स्टडी कर, रासायनिक पक्ष को स्टडी कर, भौतिक पक्ष को स्टडी नहीं करते। ये भौतिक पक्ष है, समझ नहीं बात यार। धातुओं के बारे में
उन धारा किस तरह प्रभावित होगी, वो तो एक अलग मुद्दा हो जाओ, फिजिक्स में भाग जा चैप्टर पढ़ना ही नहीं मुझे पढ़ना विद्युत उपघट्य चालक। और इसे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जब तुम सब चार्ट बनाओगे ना, इसके नीचे ना यहाँ लिखा है विद्युत अपघट्य चालक, विद्युत अपघट्य चालक, उसके नीचे ऐसे तीर का चिन्ह खींचेंगे और तीर का चिन्ह खींच के लाएगा ना, ऐसा करके तीर का चिन्ह खींच देंगे नीचे लाएगा, ऐसा करके बनाएंगे। क्योंकि विद्युत अपघट्य चालक दो प्रकार के होंगे, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य चालक, एक और दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक, और दोनों को उदाहरण पेपर में रखे। मैं पूछा प्रबल विद्युत अपघट्य चालक के उदाहरण बताइए, दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक के दो उदाहरण बताइए, तो मैं दोनों में 4 उदाहरण लिखाऊंगा, दोनों के, इसके भी, ठीक, मैं याद कर लेने, अभी सुनूंगा भी, बहुत आसान है। पहले विद्युत अपघट्य चालक किसे कहते हैं ये बताना चाहिए, वो मैं अलग परिभाषा लिखाऊंगा, समझो, जिसमें आसानी के साथ धारा प्रवाहित हो जा, आसानी के साथ धारा प्रवाहित हो जा, वो विद्युत अपघट्य चालक कहलाते हैं। जिसमें आसानी के साथ धारा प्रवाहित नहीं होती, विद्युत अपघट्य चालक नहीं कहलाते, वे विद्युत अनपघट्य चालक कहलाते हैं। लेकिन हम तो पढ़ रहे विद्युत अपघट्य चालक, जैसे नमक का पानी हुआ, उसमें आराम से धारा प्रवाहित हो जाएगी, डाल कर देख लो, फिर हाथ दे कर देख लो, उसमें पता लग जाए धारा प्रवाहित हो रही नहीं हो रही। समझ में आया बात यह? तो विद्युत अपघट्य चालक हमारे दो प्रकार के हो, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य चालक, एक और दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब प्रबल विद्युत अपघट्य चालक कौन से हो? वे चालक जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं या घुल जाते हैं। वे चालक जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयनित। वे चालक जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। आयनित का मतलब समझ गए ना, घुल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। वे चालक जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य चालक कहलाते हैं। जैसे, ये जैसे का बहुत बड़ा खेल है, यही तो उदाहरण, ये पेपर में पूछ रखे उदाहरण कि प्रबल विद्युत अपघट्य चालक के 2 उदाहरण लिखिए, सिर्फ 2 ही पूछे। देखो इसके बहुत सारे उदाहरण हो। एक तो HCl ले लिया हमने, जल में डालोगे तुरंत घुल जाएगा, पूरी तरह घुल जाएगा। नमक भी ऐसा ही हो, NaCl, KCl, ये ऐसा ही हो। सही बात है। H2SO4 का नाम सुना तुमने? किसका? H2SO4, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, और बहुत सारे ETC, 4 लिख दिया मैंने। प्रबल विद्युत अपघट्य चालक कौन सा चालक हो? वे चालक हो जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, जैसे HCl, NaCl, KCl, NaOH। याद रहेगी बात है। अब सवाल है दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक क्या हो? दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य चालक, एक और दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक। यह परिभाषा खुद लिखनी, वे चालक जो जल में पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं। जैसे इसके नाम लिख रहा हूँ और इसके उदाहरण भी याद रखने, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ सीधा, क्योंकि इधर देख के तो लिख लोगे खुद। क्या लिखोगे? वे चालक जो जल में पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास सूत्र CH3 COOH, ये हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य। इसका नाम सिरका भी हो, एसिटिक अम्ल भी से क्या हो, सिरका का सूत्र हो, याद होना चाहिए। CH3 COOH, जल में डालोगे पूरी तरह नहीं घुलने का। यकीन नहीं आता तुम सिरका को जल में डाल कर देखना, ऊपर तर हो जाएगा वो। जिक्र तेल देखा तुम, तेल को जल में डाल लोगे ना, ऊपर ही भागो फिर हो जाएगा, उसके अंदर नहीं घुलने का, घुल जाओ जल में। ऐसा ही है, बस वही है। CH3 COOH, एक H2CO3। H2CO3 का नाम पता किसी को? इसका नाम है कार्बनिक अम्ल। क्या नाम है? कार्बनिक अम्ल। पता कहाँ पाया जाए? पानी के अंदर। जो तुम पानी पीते हो उसके अंदर भी एसिड पाया जाए, कार्बनिक अम्ल। ये कार्बनिक अम्ल। एक और कौन सा? H3BO3, H3BO3, H2BO3 नहीं, H3BO3 है। इसका हाइड्रोजन ब्रोमेट, H3BO3, हाइड्रोजन ब्रोमेट। H3 का नाम है हाइड्रोजन, BO3 का नाम है ब्रोमेट।
हाइड्रोजन ब्रोमेट, उदाहरण याद रखने हैं सिर्फ, समझ आई बात है। ये हेडिंग बनाओ इस तरह करके, मतलब इसके नीचे बना लो, इसके नीचे ऐसा करके 2-3 वचन खींच कर वही ले आओ, लिखो सभी। अब हम क्या समझने वाले, अब हम समझने वाले कि जो विद्युत और किसी के बारे में तो नहीं पढ़ना ना, विद्युत अपघट्य चालक के बारे में पढ़ना कि विद्युत अपघट्य की चालकता क्या हो। जो विद्युत अपघट्य पदार्थ हो, ये सारे विद्युत अपघट्य पदार्थ, HCl, NaCl, KCl, ये सब विद्युत अपघट्य पदार्थ है। विद्युत अपघट्य चालक नहीं लिखा वहाँ, तो ये विद्युत अपघट्य चालक है। विद्युत अपघट्य कुछ ऐसे हो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक हो, कुछ ऐसे हो जो प्रबल विद्युत अपघट्य चालक हो। प्रबल विद्युत अपघट्य चालक को कौन से में भी लिख दिया हमने गहराई में जाकर, दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक को कौन से में भी लिख दिया, लेकिन है तो विद्युत अपघट्य चालक ही। अब विद्युत अपघट्य चालक हो क्या है, विद्युत अपघट्य चालक वे हों जो जल में डाल लो घुल जाते हैं, ऐसे जो पूरी तरह आधे जल में घुल जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य चालक कहते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, जो पूरी तरह घुल जाएंगे प्रबल विद्युत अपघट्य, जो नहीं गलने के पूरी तरह आधे आधे घुलेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य। उदाहरण मैंने तुम्हें दे दिए, याद कर लेना चाहिए उदाहरण। अब कैसे सवाल पूछेगा, अब जो सवाल बताने जा रहा हूँ सवाल नहीं, अगर जो मैं हेडिंग बनवाने जा रहा हूँ वो हेडिंग बड़े काम की और पूरे चैप्टर में काम आ गई। मेन चीज़ है जो विद्युत अपघट्य चालक हो, विद्युत अपघट्य चालक इसकी चालकता क्या हो, समझ एक बात। या अब हम पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य चालक की चालकता, हेडिंग बनाओ विद्युत अपघट्य चालक की चालकता, विद्युत अपघट्य चालक की चालकता। विद्युत अपघट्य चालक की चालकता, विद्युत अपघट्य चालकता क्या है, विद्युत अपघट्य चालक की चालकता, विद्युत अपघट्य की चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर, इसे बोलते हैं विद्युत अपघट्य की चालकता। कंडक्टिविटी बोलते हैं, चालकता को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टिविटी। हाँ, इंग्लिश के वर्ड पता होना चाहिए, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी विद्युत अपघट्य की चालकता। ये क्या बला हो ये भी समझ लो कि विद्युत अपघट्य की चालकता कहते किसे, क्या बला हो विद्युत अपघट्य की चालकता। तो विद्युत अपघट्य की ऐसी शक्ति जो विलयन के अंदर धारा प्रवाहित कर सकती हो, विद्युत अपघट्य की वो शक्ति जो विलयन के अंदर करंट प्रवाहित कर सकती है, धारा प्रवाहित करती है। कुछ नहीं आया, विद्युत अपघट्य की शक्ति हो, चालकता ही विद्युत अपघट्य की शक्ति हो। विद्युत अपघट्य की वो शक्ति जो विलयन के अंदर क्या प्रवाहित कर सकती हो, धारा। किसके अंदर, विलयन के अंदर। लिखो, हेडिंग बनाओ, हेडिंग बना लिया, लिखो विद्युत अपघट्य की वह शक्ति जो विलयन के अंदर धारा प्रवाहित कर सकती है। एक प्रकार की शक्ति हो या विद्युत अपघट्य की वह शक्ति जो विलयन के अंदर धारा प्रवाहित कर सकती है। विद्युत अपघट्य की वह शक्ति जो विलयन के अंदर धारा प्रवाहित कर सकती है, विद्युत अपघट्य की चालकता कहलाती है। विद्युत अपघट्य की वह शक्ति जो विलयन के अंदर धारा प्रवाहित कर सकती है, विद्युत अपघट्य की चालकता कहलाती है। ठीक, विद्युत अपघट्य के अंदर धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है ना, ये विद्युत अपघट्य, ये धारा जा रही है इसके अंदर, धारा जिस शक्ति के कारण, शक्ति या शक्ति चालकता कहलाती है। धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होगी उसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, किसका प्रतिरोध, विद्युत अपघट्य का। किसका प्रतिरोध, अंदर क्या भरा हुआ विद्युत अपघट्य पदार्थ,
वो विद्युत अपघट्य पदार्थ कुछ भी हो सके, बहुत सारे विद्युत अपघट्य पदार्थ हो सका HCl हो सकता है NaCl हो सकता है NaOH कुछ भी हो सके, होगा विद्युत अपघट्य पदार्थ ही। याद रहेगी बात है। थोड़ी देर पहले बताया भी ना तुम विद्युत अपघट्य पदार्थ कैसे कहते हैं, थोड़ी देर पहले तो बताया कि विद्युत अपघट्य पदार्थ कैसे कहते हैं। विद्युत अपघट्य पदार्थ की वो शक्ति जो इस विलयन के अंदर धारा प्रवाहित कर सकती है उसे विद्युत अपघट्य की चालकता कहते हैं। पता लग गया विद्युत अपघट्य की चालकता क्या हो। ठीक है, चलो अब विद्युत अपघट्य इसमें ना धारा के मार्ग में जो भी रुकावट उत्पन्न होगी उसे बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, नोट में लिखो NOT नोट। नोट में लिखो विद्युत धारा के मार्ग में जो भी रुकावट उत्पन्न होती है, विद्युत धारा के मार्ग में जो भी रुकावट उत्पन्न होती है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत या विद्युत भी कह सकते हैं, उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R लिखना। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रतिरोध पता लग गया क्या हो? धारा के मार्ग में रुकावट क्या हो भाई? धारा के मार्ग में जो रुकावट उसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। कहीं से प्रदर्शित करते हैं इसे? अब मेरी बात गौर से समझना, बहुत आराम से बता रहा हूँ, प्यार के साथ। अब हम पढ़ेंगे यार ओम का नियम क्या हो। विद्युत अपघट्य चालक के लिए ओम का नियम पढ़ेंगे। ये विद्युत अपघट्य चालक, इसके लिए किसका नियम पढ़ेंगे? ओम का नियम। किसका? हाँ, तो ओम का नियम भी पेपर में आ सका। विद्युत अपघट्य चालक के लिए ओम का नियम, हेडिंग बना लो, विद्युत अपघट्य चालकों के लिए ओम का नियम। ठीक, मान लो इसके अंदर एक छड़ खड़ी हुई आ रही। अच्छा, किसी विलेन के अंदर ना मान लो इसके अंदर कॉपर सल्फेट का विलेन भरा हुआ, जिंक सल्फेट का भरा हुआ और जिंक की छड़ है। इसे भी इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिंक की छड़ है, ये भी जिंक की छड़। किसकी छड़ होगी? जिंक की। कितनी छड़ होगी? और उसके अंदर जो विलेन भरा हुआ जिंक सल्फेट का विलेन है। जिंक सल्फेट पता क्या हुआ? विद्युत अपघट्य। ठीक, तो इन दोनों जो चालक है ना, दोनों चालक दोनों धातु की जो छड़ है, धातु की छड़ के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर। जब इस विलेन में धारा प्रवाहित होगी, ये विलेन हमारा, यहाँ विभवांतर उत्पन्न होगा इन दोनों छड़ों के बीच में। क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर। ठीक, तो धारा है, धारा जब इधर से इधर जाएगी, मान लो तुमने इसमें ना पूरे विलेन में धारा प्रवाहित कर रहे, तो विलेन में धारा प्रवाहित करने पर पता क्या होगा? जब इन दोनों छड़ों के बीच में जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा, इन दोनों छड़ों के बीच में जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा, वो विभवांतर, उस विभवांतर का मान समानुपाती होगा इसमें बहने वाली धारा के। दोबारा फिर समझ लो, जॉर्ज सिमंस ओम ने सन 1853 ईस्वी में यही बताया था। अच्छा, विद्युत अपघट्य चालक कितने हो? दो हो, एक हो परवलय विद्युत अपघट्य, एक दूरगोलय विद्युत अपघट्य। अच्छा, विद्युत अपघट्य चालन जो हो दो प्रकार का, एक तो हो धात्विक चालक हो हमारा, एक हमारा धात्विक चालक के बाद हो हमारा एक विद्युत अपघट्य चालक। तो चाहे हमारा धात्विक चालक हो चाहे विद्युत अपघट्य चालक हो, चाहे धात्विक चालक हो चाहे विद्युत अपघट्य चालक हो, दोनों के लिए ओम का नियम लगेगा। ओम का नियम दोनों के लिए लगेगा, चाहे हमारा धात्विक चालक हो चाहे विद्युत अपघट्य चालक हो। और धात्विक चालक चाहे विद्युत अपघट्य चालक हो, सन 1853 ईस्वी में ओम ने अपना नियम दिया। और ओम ने अपना नियम देकर पता क्या बात बताई? ओम ने अपना नियम देकर बात बताई कि भाई कोई भी विद्युत अपघट्य चालक हो चाहे कोई धात्विक चालक हो,
नु कह रहा उसके अंदर जो छड़ होंगे ना, छड़ के बीच में जो विभांतर उत्पन्न होगा वो विभांतर ना उस विलयन के अंदर जितनी भी धारा बह रही उसके समानुपाती होगा। इसका मतलब तुम धारा बढ़ाओगे ना विभांतर खुद ही बढ़ जाएगा, धारा घटाओगे विभांतर कम हो जाएगा, धारा कम प्रवाहित करो विभांतर कम होगा, धारा ज़्यादा बढ़ाओ इन दोनों बीच में विभांतर ज़्यादा हो जाएगा, यानी वी ना समानुपाती हो जाएगा आई के। यह बात सन 1853 ईस्वी में बताई थी, सन 1853 ईस्वी में बताई थी। या पता किसने बताई थी? जॉर्ज सिमंस ओम ने। सही नाम है इनका जॉर्ज सिमंस ओम। ये जॉर्ज सिमंस ओम ने सन 1853 ईस्वी में ये बात बताई थी कि जो चालक है ना इनके बीच में जितना भी विभांतर उत्पन्न होगा वो इस विलयन में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। आलिया में तुमसे सुनने क्या बात बताई मैंने, बच्चों इसमें लिखना सन 1853 ईस्वी में जॉर्ज सिमंस ओम ने यह बताया कि दो छड़ों के बीच लगने वाला विभांतर उस विलयन में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। दोबारा फिर समझ लो, सन 1853 ईस्वी में जॉर्ज सिमंस ओम ने यह बताया कि दो छड़ों के बीच लगने वाला विभांतर विलयन में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। बता दो क्या बात है? दोबारा फिर सन 1853 ईस्वी में जॉर्ज सिमंस ओम ने यह बताया कि दो छड़ों के बीच या धात्विक चालकों के बीच, ऐसे भी कह सकते हो, ये विद्युत अपघट्य चालकों के बीच, इसलिए कह सकते हो दो छड़ों के बीच लगने वाला विभांतर विलयन में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। बता क्या बात बताइए? जॉर्ज सिमंस ओम ने तू बता। विलयन में बहने वाली धारा समानुपाती। तू बता भाई क्या बता था? बात समझ में आई है? ठीक। तो जॉर्ज सिमंस ओम ने निकालना क्या चाहा? प्रतिरोध। नुकारा जो धारा बह रही है विलयन में इसके रास्ते पर रुकावट आ जा, जो रुकावट आ जा वही तो प्रतिरोध हो। और प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित कर, तो उसने आर का मान ज्ञात करना बताया। जब इसे हटाएंगे ना इसे बराबर में बदल देंगे, बराबर बना देंगे इसका, तो यहाँ कॉन्स्टेंट आवे एक, इस कॉन्स्टेंट को आर क्या इस आई कहेंगे। ठीक है, इसके बट्टे में चल जाएगा तो बैठेगा वी अपॉन कितना बैठेगा आई और बराबर कितना बैठेगा आर। आर ये तो हमारा कॉन्स्टेंट, तो v बटे आई बराबर क्या बैठेगा कांस्टेंट। ये किसका नियम है? यही ओम का नियम। जो बात तुमने मुझे बोल के बताई ना भी, वह सारी बात लिख कर दिखाओ, फिर यहाँ लिखो v समानुपाती आई, फिर लिखो साइड में चित्र बना देने वाला। चलो लिख कर दिखाओ ओम का नियम। तो v बटा आई बराबर क्या आ जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या होगा हमारा आर। v बटा आई बराबर कितना बैठेगा आर। इससे क्या पता लगा? v बटे आई बराबर आर, इससे क्या पता लगा भाई? इसका मतलब अगर धारा ज़्यादा हो ना प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम हो ना तो धारा ज़्यादा होगी। मान लो प्रतिरोध कम हो, कांटे कम हो, रास्ते में कांटे कम हो, तो तेज दौड़ेंगे नहीं दौड़ेंगे? तेज दौड़ने में धारा ज़्यादा होगी, तो धारा का मान ज़्यादा कैसे होगा? जब प्रतिरोध का मान, तो धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो, ये व्युत्क्रमानुपाती। अब प्रतिरोध और जो विभांतर एक दूसरे के समानुपाती हो, विभांतर ज़्यादा प्रतिरोध ज़्यादा। आया समझ में? ऐसे कह सकते धारा जो प्रतिरोध एक दूसरे को उल्टे हो, इस सूत्र तो देखो, ये तो पता लग रहा है। ठीक, देखो ग्राफ कैसे बनेगा इसके बीच में, v बटे आई, v के आई के बीच में ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा? देख लो ध्यान से अच्छे तरीके से। पहले बताओ प्रतिरोध का मात्रक क्या हो? प्रतिरोध का जो मात्रक हो ना, इसका मात्रक हो ओम। याद रखना बात है, प्रतिरोध का मात्रक हो ओम। किसी सवाल में तुमने आर का मान निकाल रहा है। अच्छा, विभांतर का मात्रक क्या हो? इनके बीच में 10 वोल्ट 20 वोल्ट 100 वोल्ट का विभांतर लग रहा है, विभांतर का मात्रक हो वोल्ट। विभांतर को वोल्ट में नापा, धारा क्या में नापा? एम्पियर में। 10 एम्पियर 20 एम्पियर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही इस विलयन में। ठीक, इनके बीच में जो इन दोनों छड़ों के बीच विभांतर है वो 50 वोल्ट धारा एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही 5 एम्पियर की। वी का आई का मान 5 एम्पियर रख देंगे, 5 को 50 तक काट देंगे 10 आ जाएगा। 10 के पीछे ओम लिखेंगे हम। आर का मान जब भी निकालेंगे उसके पीछे ओम लिखेंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो? ओम हो।
दूसरा मात्रक, ये तो पहला मात्रक होगा इसका, ये तो ऐसा ही मात्रक है इसका। दूसरा मात्रक इससे निकाल लो सूत्र, तो वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर, विभवांतर को वोल्ट में नापते, धारा को क्या में नापा एम्पियर में, तो वोल्ट बटे एम्पियर नहीं होगा इसका मात्रक। अब अगला जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को भी समझ लो। वो कॉन्सेप्ट V के और I के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, मैं लिखेंगे V तथा I के मध्य ग्राफ, V तथा I के मध्य, समझ लो ग्राफ कैसे बना, एक लाइन ऐसे खींच देंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे, इसी चीज़ का चित्र बना जा रहा है, इतने से समीकरण का चित्र बना जा रहा है, उसी ग्राफ बोल लो, V तथा I के मध्य ग्राफ। एक तरफ एक लाइन पर V लिख देंगे, एक तरफ लाइन पर I लिख देंगे, इधर धारा का मान लिख देंगे, धारा का, इधर विभवांतर के मान लिख देंगे, तो फिर जो R है ना वो बिल्कुल बीच बीच से हो जाएगा, ये R की लाइन हो जाएगी, जो बन गया ग्राफ। इस लाइन पर I के मान लिखे जा, इस पर R के मान लिखे जा, इस पर V के, इस पर I के, इस पर R के मान लिखे जाएंगे। धारा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, इधर को जाने पर धारा बढ़ेगी, इधर के जाने पर विभवांतर बढ़ेगा, इस पर जाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। समझ में आई बात है? ये क्या है, V के तथा I के बीच में क्या है, ग्राफ है। किस किस के बीच में ग्राफ है, V तथा I के बीच में, ये भी नोट कर दो, कर देंगे तो नोट।